हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पिकासो पब्लिकेशन का ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव लेके आ गई हूँ, जिससे आपके लास्ट 15 दिन में आप चेक कर लेंगे अपने आप को कि आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है अटल समरसता भवन योजना। इस योजना के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अटल समरसता भवन योजना, जैसे नाम से इसके क्लियर है, भवन, इसमें भवन बनाया जाएगा। और समरसता मतलब कि क्या होगा कि मिलजुल के रहना ही समरसता होता है। इसका मतलब कि गांव में एक भवन बनाया जाएगा जो सार्वजनिक भवन होगा, और जिसमें कोई भी फंक्शन प्रोग्राम वगैरह गांव के जो होते हैं उसमें उस भवन में किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल समरसता भवन योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सामाजिक कार्य के लिए भवन उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए। दूसरा है अटल आवास का निर्माण करना। तीसरा है सामूहिक मतभेद को दूर करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक कार्य के लिए भवन उपलब्ध कराना अटल समरसता भवन योजना का उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अटल समरसता भवन का निर्माण कितने आबादी वाले ग्राम पंचायत में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 2000 से अधिक आबादी वाले, ऑप्शन बी है 3000 से अधिक आबादी वाले, ऑप्शन सी है 2500 से अधिक आबादी वाले, और ऑप्शन 4 है 4000 से अधिक आबादी वाले। तो इसमें अगर जहाँ जिस ग्राम पंचायत की आबादी 3000 से अधिक है, वहाँ पे अटल समरसता भवन का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 तक कुल कितने अटल समरसता भवन योजना का निर्माण किया जा चुका है? कितने अटल समरसता भवन निर्माण किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 200, ऑप्शन बी है 150, या फिर ऑप्शन सी है 101, और ऑप्शन डी है 132। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 101 अटल समरसता भवन का निर्माण अभी तक किया जा चुका है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। इसके नाम से क्लियर है, आंतरिक गली, अब मतलब कि जो गली वगैरह होते हैं उसमें विद्युतीकरण करने के लिए ये योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। ठीक है, तो चलिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना प्रारंभ हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है? तो 2014-15 से, ऑप्शन ए, या फिर 2015-16 से, तीसरा ऑप्शन है 2016-17 से, और चौथा ऑप्शन है 2017-18 से। तो मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना प्रारंभ हुआ है 2014-15 से, ये प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के संबंध में असत्य कथन चयन कीजिए, लिखा है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई, ऑप्शन ए। या फिर इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण करना है, ग्रामीण घरों में असत्य कथन का चयन करना है। और सी ऑप्शन है, इसका क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। या फिर इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। तो असत्य कथन का हमको चयन करना है, तो हमारा असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण करना नहीं है, बल्कि गांव के गलियों में विद्युतीकरण करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। इस योजना की शुरुआत 2014-15 में हुई, इसका क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये सही है। और इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार का देय राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है पंचायत विभाग, ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है क्रीड़ा, और ऑप्शन डी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो हमारा आंसर हो जाएगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का क्रियान्वयन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का वित्त पोषण कौन करता है? वित्त पोषण कौन करता है? तो केंद्र सरकार करता है, कि राज्य सरकार करता है, कि ग्रामीण विकास बैंक करता है, कि नाबार्ड करता है? तो मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? जन जागरूकता फैलाना, ऑप्शन ए। समावेशी विकास करना,
सार्वजनिक स्थान व गांव के गलियों में लाइट लगवाना या फिर ग्राम पंचायत में सौर ऊर्जा लगवाना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक स्थान व गांव के गलियों में लाइट लगवाना ही मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है, मतलब कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन ए है 5 करोड़, ऑप्शन बी है 10 करोड़, ऑप्शन सी है 15 करोड़ और ऑप्शन डी है 20 करोड़। तो इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है 10 करोड़ का, याद रखिएगा 10 करोड़ आसान है याद करने में। तो इसको कितना बजट में प्रावधान किया गया है, तो 10 करोड़ का। योजना है, नेक्स्ट योजना है पंचायत विकास निधि। ये पंचायत विकास निधि जो है पंचायतों के विकास के लिए कार्य करती है और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को जनपद पंचायत स्तर पे, जिला पंचायत स्तर में कुछ पैसे आवंटित करती है। तो उससे रिलेटेड ये योजना है। तो पहला क्वेश्चन है, जिला पंचायत विकास निधि योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो जिला पंचायत विकास निधि, जैसे इसके नाम से क्लियर है कि जिला पंचायत के विकास के लिए निधि मतलब पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कब शुरुआत हुआ था ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है 2014-15 में, ऑप्शन बी है 2015-16 में, ऑप्शन सी है 2016-17 में और ऑप्शन डी है 2017-18 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016-17 में जिला पंचायत विकास निधि योजना की शुरुआत हुई थी 2016-17 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दूसरा इससे रिलेटेड, जिला पंचायत विकास निधि योजना का उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है इसका। पहला ऑप्शन है अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय आवश्यकता अनुरूप अधोसंरचना का निर्माण करना, या फिर तीसरा ऑप्शन है पिछड़े हुए गांव को विकास में शामिल करना। तो और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जिला पंचायत विकास निधि योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला पंचायत विकास निधि योजना का वित्त पोषण प्रदान करता है। तो पैसा कहाँ से आता है और कौन आवंटित करता है। तो पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास बैंक और चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। तो वित्त पोषण जो इसको करता है जिला पंचायत विकास निधि को, वो राज्य सरकार करता है, याद रखिएगा राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड चौथा, जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अध्यक्ष को राशि दिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसमें अध्यक्ष को कितना पैसा दिया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 15 लाख रुपए, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5 लाख रुपए या फिर ऑप्शन डी 20 लाख रुपए। कितना राशि दिया जाता है अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष को 15 लाख रुपए दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। जिला पंचायत विकास निधि के तहत अध्यक्ष को 15 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास के लिए उपाध्यक्ष को कितनी राशि दी जाती है। तो अध्यक्ष को तो 15 लाख दिया गया था, अब उपाध्यक्ष को क्या 12 लाख दिया जाता है, या फिर उपाध्यक्ष को 5 लाख दिया जाता है, या उपाध्यक्ष को 15 लाख दिया जाता है, या फिर उपाध्यक्ष को 10 लाख दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 10 लाख रुपए उपाध्यक्ष को दिया जाता है और अध्यक्ष को 15 लाख दिया जाता है कि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट करा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए सदस्य को राशि दिया जाता है, मतलब जो वहाँ पे जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको कितना राशि दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 2 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 4 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 6 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे दिया जाता है सदस्यों को 2 लाख रुपए दिया जाता है सदस्यों को जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत। तो अध्यक्ष को दिया जाता है 15 लाख, उपाध्यक्ष को 10 लाख और सदस्य को, हर एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला पंचायत विकास निधि योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो बजट में कितना प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन है 30 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 40 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15 करोड़ रुपए,
चौथा ऑप्शन है 22 करोड़ रुपए। तो जिला पंचायत विकास निधि योजना के तहत 2023-24 में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जनपद पंचायत विकास निधि योजना के तहत हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग जिला पंचायत का देख रहे थे, अब जनपद पंचायत का। तो जनपद पंचायत विकास निधि योजना की शुरुआत कब हुआ ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 2016-17, दूसरा ऑप्शन है 2017-18, तीसरा ऑप्शन है 2018-19 और चौथा ऑप्शन है 2019-20। तो हमारा जिला पंचायत विकास निधि योजना 2016-17 में चालू हुआ और जनपद पंचायत विकास निधि योजना हमारा चालू हुआ 2017-18 में। ठीक है, तो जनपद पंचायत विकास निधि योजना कब चालू हुआ? 2017-18 में चालू हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास हेतु अध्यक्ष को राशि दिया जाता है। जनपद पंचायत के तहत ना, तो अध्यक्षों को कितना राशि दिया जाता है यहाँ पे ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 5 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 4 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 6 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 8 लाख रुपए। तो ये जनपद पंचायत के तहत कितना राशि दिया जाता है अध्यक्ष को। वहाँ पे जिला पंचायत में अध्यक्ष को 15 लाख दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष को दिया जाता है 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख ये दिया जाता है अध्यक्ष को, जनपद पंचायत के अध्यक्ष को 5 लाख रुपए अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास हेतु उपाध्यक्ष को राशि दिया जाता है। उपाध्यक्ष को कितना राशि दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 4 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 3 लाख रुपए, या फिर ऑप्शन डी है 8 लाख रुपए। तो उपाध्यक्ष को राशि दी जाती है, इसमें 3 लाख रुपए दिया जाता है और अध्यक्ष को दिया जाता है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 जनपद पंचायत विकास निधि योजना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मतलब कि बजट में कितने पैसों का आवंटन किया गया है। पहला ऑप्शन है 60.82 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 85.61 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 90.43 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 65.42 करोड़ रुपए। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 65.42 करोड़ रुपए जनपद पंचायत विकास निधि योजना के तहत बजट में प्रावधान किया गया था। क्योंकि देखिए जनपद पंचायत होता है ज़्यादा, जिला पंचायत कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे 22 दशमलव कुछ बजट में प्रावधान किया गया था, लेकिन जनपद पंचायत के लिए पैसे ज़्यादा आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जिला पंचायत विकास निधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य अगर है मतलब गलत हो, वहाँ पे सबसे पहले आप टिक लगा लीजिएगा। पहला ऑप्शन है, जिला पंचायत विकास निधि योजना का प्रारंभ 2000 जिला पंचायत है ना 2016-17 में हुआ। दूसरा ऑप्शन है, जिला पंचायत विकास निधि योजना का मुख्य उद्देश्य अपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है। क्या ये सही है या फिर असत्य पहचानना है इसमें? तीसरा ऑप्शन है, केंद्र सरकार द्वारा 100% राशि उपलब्ध कराई जाती है। और चौथा ऑप्शन है, जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कार्य के लिए 1 करोड़ तक खर्च कर सकता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ये पूछा गया है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए तो हमने देखा था कि 15 लाख रुपए दिया जाता है, तो ये तो गलत हो गया चौथा। केंद्र सरकार 100% राशि उपलब्ध कराती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? 3 और 4 हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरतमंद के लिए अनाज व्यवस्था। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सभी ग्राम पंचायत में सदैव खाद्य भंडार उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे ये योजना जो है, इसमें हमेशा क्या किया जाता है, जो ज़रूरतमंद है, जैसे नाम से इसका क्लियर है कि ज़रूरतमंद के लिए अनाज की व्यवस्था किया जाएगा इस योजना के तहत, है ना। तो उसमें कुछ सभी ग्राम पंचायत में कुछ जो खाद्यान्न जो है वो हमेशा उपलब्ध होगा, क्योंकि अचानक से कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ये पूछा है कि कितना खाद्यान्न भंडार उपलब्ध रहेगा हमेशा सदैव। तो पहला ऑप्शन है 1 क्विंटल, दूसरा ऑप्शन है 2 क्विंटल, तीसरा ऑप्शन है 3 क्विंटल और चौथा ऑप्शन है 4 क्विंटल। तो यहाँ पे सभी ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल मतलब 100 किलो खाद्यान्न उपलब्ध होगा ज़रूरतमंदों के लिए, अगर अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है उनको। तो
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 10 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 5 किलो, तीसरा ऑप्शन है 15 किलो और चौथा ऑप्शन है 20 किलो। तो निःशुल्क खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा, 5 किलो उपलब्ध कराया जाएगा। कितना? 5 किलो उपलब्ध कराया जाएगा जिसको जरूरत है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन इसमें बताना है। तो जिला पंचायत विकास निधि योजना की शुरुआत 2016-17 में हुई है, क्या ये सही है? बताइए। दूसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत विकास निधि योजना 2017-18 में चालू हुआ। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था 2019-20 में चालू हुई। ये चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 2 दिसंबर 2020 को बना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 2 दिसंबर 2020 को बना। तो इसमें गलत चूज करना है, असत्य कथन। तो पहला वाला तो सही है, जिला पंचायत विकास निधि योजना 2016-17 में चालू हुई। जनपद पंचायत वाला जस्ट 1 साल बाद 2017-18 में। और ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए अनाज व्यवस्था 2019-20 में, ये गलत है। ठीक है, गलत चूज करना था तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण 2 दिसंबर 2020 को बना है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद के लिए अनाज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है बोला है? योजना का प्रारंभ 2014-15 में हुआ। दूसरा ऑप्शन है सूखाग्रस्त तहसीलों के ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद के लिए निःशुल्क अनाज व्यवस्था करना सूखाग्रस्त क्षेत्रों में। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहेगा। चौथा ऑप्शन है जरूरतमंद व्यक्तियों को तत्काल 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन तो गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहेगा। और सूखाग्रस्त तहसीलों को ग्राम पंचायत में जरूरतमंद के लिए निःशुल्क अनाज व्यवस्था करना, तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3 सत्य है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी आत्मानंद वाचनालय। नेक्स्ट योजना है हमारी स्वामी आत्मानंद वाचनालय। स्वामी आत्मानंद वाचनालय का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना या शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी ग्राम पंचायत तक पहुंचाना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार हो। और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़े। ठीक है, तो ये स्वामी आत्मानंद वाचनालय का ये सभी उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना, शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी ग्राम पंचायत तक पहुंचाना, शिक्षा के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार हो और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वामी आत्मानंद वाचनालय के संचालन के लिए कि वर्ष में कितना पैसा खर्च किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 15,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 5,000 रुपये और चौथा ऑप्शन है 20,000 रुपये। तो इसके संचालन के लिए गांव में पूरा संचालन वगैरह के लिए और प्लस में एडवर्टाइजमेंट के लिए 5,000 रुपये ख़त्म किए जाते हैं। एक गांव में 5,000 रुपये ख़त्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट योजना है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। जैसे इसके नाम से क्लियर है कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए ये लाया गया है ना ये योजना। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 2012 में किया गया था, दूसरा ऑप्शन है 2013 में किया गया था, तीसरा ऑप्शन है 2014 में किया गया था और चौथा ऑप्शन है 2011 में किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा। क्या क्या कार्य करेगा? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा पोषण, सामुदायिक व व्यक्तिगत विकास करेगा। दूसरा ऑप्शन है पेयजल स्वच्छता व जल संरक्षण का कार्य करेगा। तीसरा ऑप्शन है जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देगा, ठीक है, या फिर शिक्षा का उचित प्रबंध करेगा, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्या करेगा? स्वास्थ्य सेवा पोषण भी देगा, पेयजल स्वच्छता जल संरक्षण भी करेगा किसी ग्राम में, जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देगा, साथ ही साथ शिक्षा का उचित प्रबंध भी करेगा। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए स्वीकृत कार्य कितने हैं? तो स्वीकृत कार्य ऑप्शन नंबर ए 1202, ऑप्शन नंबर बी 1760, ऑप्शन नंबर सी 1361, ऑप्शन नंबर डी 1963। तो कितना स्वीकृत कार्य है? इसमें स्वीकृत कार्य है 2023-24 के लिए 1202 कार्य हैं। कितने हैं? 1202 कार्य स्वीकृत किए गए हैं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए स्वीकृत राशि कितनी है? कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 76.69 करोड़ रुपए, या फिर 75.60 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 60.73 करोड़ रुपए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 65.82 करोड़ रुपए। तो स्वीकृत राशि है 75.60 करोड़ रुपए स्वीकृत राशि की गई है। हमारा अब नेक्स्ट योजना है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना। यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्षमता के विकास के लिए योजना लाई गई होगी, जैसे इसके नाम से क्लियर है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में क्षमता विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? क्या 2014-15 में हुआ, या फिर 2015-16 में हुआ, या फिर 2016-17 में हुआ, या 2017-18 में हुआ? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में क्षमता विकास का जो योजना है वो 2016-17 में प्रारंभ हुआ। 2016-17 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में क्षमता विकास योजना का वित्त पोषण प्रदान करता है, मतलब पैसा कौन देता है? केंद्र सरकार देता है क्या, राज्य सरकार देता है क्या, और या फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर देता है, या फिर नाबार्ड देता है? कौन देता है? इसमें राज्य सरकार पैसा देता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में क्षमता विकास योजना में वित्त पोषण राज्य सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया, पैसा इसमें कितना आवंटित किया गया पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 15 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 25 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 20 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी है 30 करोड़। तो इसमें बजट का प्रावधान किया गया 20 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हमारा नेक्स्ट योजना है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण योजना, पहला ऑप्शन है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए बिलासपुर में है, ऑप्शन नंबर बी नया रायपुर में है, ऑप्शन नंबर सी जगदलपुर में है, और ऑप्शन डी जशपुर में है। तो कहाँ पे है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र? तो नया रायपुर में है। कहाँ पे है? नया रायपुर में है। नेक्स्ट है दूसरा, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कितने राज्य में संचालित है? तो कितने राज्य में संचालित है? ऑप्शन नंबर ए 10 राज्य में,
ऑप्शन नंबर बी 5 राज्य में, ऑप्शन नंबर सी 11 राज्य में और ऑप्शन नंबर डी 16 राज्य में। तो ये 5 राज्य में संचालित है ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, 5 राज्य में ये स्थापित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? कौन वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड और चौथा ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर इसको ADB कहते हैं। तो इसको वित्तीय सहायता प्रदान करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट हमारा योजना है सामाजिक सहायता योजना। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको योजनाएं पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहला योजना है इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना क्या इसका लक्ष्य है? देखो यहाँ पे ऊपर बोला है और गरीबी रेखा के ऊपर नहीं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है इस योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 4.32 लाख हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, ये भी सही है। और इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सामान्य निःशक्त बच्चे पात्र होंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है। गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक गलत था क्योंकि वो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले को पात्र होंगे ऐसा बोल दिया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का वित्त पोषण दिया जाता है, मतलब पैसा कौन देता है? पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार देता है, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार देता है, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड देता है और चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक देता है। तो इसको पैसा देता है राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार वित्त पोषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। असत्य, गलत कथन पूछा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करना, क्या ये इसका लक्ष्य है? असत्य पूछा है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे बोला है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 18 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, या फिर तीसरा ऑप्शन है 500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना, या फिर चौथा ऑप्शन है यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना नहीं है, ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना है। नेक्स्ट हमारा योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन कितना मिलता है? तो पहला ऑप्शन है 250 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 350 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 450 रुपये या फिर चौथा ऑप्शन है 500 रुपये प्रतिमाह। तो इसके तहत 500 रुपये प्रतिमाह मिलता है। नेक्स्ट है हमारा योजना सुखद सहारा योजना, ये इसी के तहत है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही सुखद सहारा योजना है। इसका पहला क्वेश्चन है सुखद सहारा योजना में हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन कितना मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 250 रुपये प्रतिमाह, दूसरा ऑप्शन है 450 रुपये प्रतिमाह, तीसरा ऑप्शन है 500 रुपये प्रतिमाह और चौथा ऑप्शन है 350 रुपये प्रतिमाह। तो सुखद सहारा योजना के तहत हितग्राहियों को 500 रुपये प्रतिमाह मिलता है। मैक्सिमम पेंशन में 500 रुपये प्रतिमाह ही मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेंशन योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मतलब ये वृद्ध लोगों के लिए लाया गया है। पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1985 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1995 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1988 को, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1992 को। तो ये प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होने का डेट पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1995, दूसरा ऑप्शन है 12 नवंबर 1995, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1995 और चौथा ऑप्शन है 12 जनवरी 1995।
तो 1 अक्टूबर 1995 को ये छत्तीसगढ़ में लागू हुआ वृद्धावस्था पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम परिवर्तन कब किया गया था? नाम परिवर्तन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1995, दूसरा ऑप्शन है 19 अगस्त 1985, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1988 और चौथा ऑप्शन है 19 नवंबर 2007। तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस होता है, तो 19 नवंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर किया गया है, क्या नाम किया गया? तो पहला ऑप्शन है राजीव पेंशन योजना किया गया क्या, कि या फिर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन किया गया, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन किया गया, या राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना किया गया। तो इसका नाम बदल के राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, 60 से 79 आयु को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को कितना पेंशन मिलता है? तो पहला ऑप्शन है 100 रुपये प्रति माह, दूसरा ऑप्शन है 200 रुपये प्रति माह, तीसरा ऑप्शन है 300 रुपये प्रति माह, या चौथा ऑप्शन है 500 रुपये प्रति माह। तो 500 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को पेंशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग को वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को पेंशन कितना मिलता है? पहला ऑप्शन है 300 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 400 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 650 रुपये और चौथा ऑप्शन है 500 रुपये। तो 80 वर्ष से अगर अधिक आयु वर्ग है तो उनको 650 रुपये दिया जाता है, तो 150 एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 500 रुपये देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 150 रुपये देती है 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को प्रति माह पेंशन कितना दिया जाता है? 200 रुपये प्रति माह, या फिर 300 या 400 या 500? तो 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र राज्य वित्त पोषण कितना है? पहला ऑप्शन है 250/250, दूसरा ऑप्शन है 300/200, तीसरा ऑप्शन है 200/300 और चौथा ऑप्शन है 350/150। तो 300/200 दिया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 300 और स्टेट गवर्नमेंट 200। निम्नलिखित कथन असत्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1987 को चालू हुआ। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 में चालू हुआ, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 में चालू हुआ। मुख्यमंत्री पेंशन योजना वर्ष 2018 में चालू हुआ। तो कौन सा गलत है बोला है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 को आया है, हम ऊपर ही पढ़े हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 में आया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 में आया और मुख्यमंत्री पेंशन योजना वर्ष 2018 में आया। ये तीनों सही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना प्रारंभ कब किया गया था? पहला ऑप्शन है मार्च 2008 में, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2009 में, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 2008 में और चौथा ऑप्शन है अप्रैल 2009 में। तो ये चालू किया गया था फरवरी 2009 में। ये विकलांग के लिए है, ठीक है, जैसे नाम से क्लियर है उसी तरीके से ये विकलांगों के लिए है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 11 मई 2018 को, 15 मई 2016 को, 9 मई 2015 को और या फिर 15 अगस्त 2017 को। तो सुरक्षा बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत हुई 9 मई 2015 को और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जस्ट 1 साल पहले आई थी। ये आई थी 9 मई 2014 को, ठीक है, 2014 को आई थी। इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही 2 लाख रुपए मिलता है मृत्यु होने पर और अगर हैंडीकैप्ड हो गए तो 1 लाख रुपए मिलता है। सेम है राशि, बट इसमें जो है इसमें ज़्यादा कटता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में और इसमें कम कटता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसमें जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर दुर्घटना से मृत्यु हुई तभी इसमें पैसा मिलता है और इसमें अगर सामान्य मृत्यु भी हो गई तब भी इसमें पैसा मिलता है। दोनों में ये डिफरेंस है।
चलिए अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वर्तमान प्रीमियम राशि कितनी है? तो वर्तमान प्रीमियम राशि क्या 20 रुपये है या फिर 25 रुपये है या 45 रुपये है या 100 रुपये है? तो 20 रुपये प्रतिवर्ष लिया जाता है सुरक्षा बीमा योजना के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु होने पर बीमा राशि कितना दिया जाता है? तो 1 लाख रुपए दिया जाता है, 2 लाख दिया जाता है, 3 लाख दिया जाता है या 5 लाख दिया जाता है? तो इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है मृत्यु होने पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता हो जाता है तो उसमें कितना राशि दिया जाता है? तो मैं इसमें अब थोड़ा डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। 1 लाख रुपए दिया जाता है अगर विकलांग हो गए तो। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये चालू हुआ था 9 मई 2014 को चालू हुआ था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए पात्रता क्या है? तो उसमें 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग थे और इसमें 18 से 50 आयु वर्ग के लोग हैं। मतलब वो जो है वो 60 वर्ष तक के लिए था और यहाँ पे 50 आयु वर्ग के लिए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हितग्राहियों की मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाएगा। जीवन ज्योति योजना में तो मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाएगा, इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की वर्तमान प्रीमियम राशि कितनी है? तो 436 रुपये लिया जाता है हर साल। मतलब एक साल में 436 रुपये बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब मैं आपको कल मिलती हूँ नई योजना के साथ में, मतलब आगे की पूरी योजना मैं साथ में पूरा लाइन से पढ़ाने वाली हूँ। तो बाय बाय।